हेलो स्टूडेंट्स। तो हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं आज वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में आज हम पढ़ेंगे हाइगन प्रिंसिपल एंड वेव फ्रंट के बारे में, और हाइगन प्रिंसिपल से कैसे रिफ्लेक्शन के लॉ और रिफ्रैक्शन के लॉ प्रूफ होते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर मैं वेव ऑप्टिक्स की बात करता हूं तो वेव ऑप्टिक्स में जो लाइट है एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में मूव करती है, यानी इस टाइप से ऐसे ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में जो वेव है क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में वो मूव करती है। तो उसको लेके हम यहां पर आज वेव ऑप्टिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि वेव फ्रंट क्या होता है। अगर बच्चों मैं वेव फ्रंट की बात करता हूं, ठीक है, तो जो वेव फ्रंट होता है, अगर मैं लेट कर लेता हूं कि ये मेरे पास एक सोर्स है जिससे लाइट निकल रही है, ठीक है, तो इस सोर्स से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स निकलेंगे चारों तरफ, ठीक है। मान लेते हैं कि एक लाइट का पार्टिकल यहां आया, 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 ऐसे यहां पर, ठीक है। तो लाइट की वेलोसिटी से सारे पार्टिकल्स हमारे मूव करेंगे, ठीक है। इस सोर्स से लाइट का पार्टिकल, इसको हम फोटोन भी कह देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि सोर्स से लाइट का पार्टिकल निकला और वो एक पर्टिकुलर टाइम में सारे पार्टिकल जो एक साथ निकले हैं चारों तरफ, वो हमने ये एज्यूम कर लिए। तो जो वेव फ्रंट होता है, अगर इन पार्टिकल्स को, ये जो पार्टिकल्स हैं ये मिलकर एक सर्कल बनाएंगे जिसको हम वेव फ्रंट कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों? इसको हम वेव फ्रंट कह देंगे। तो ये पार्टिकल्स मिलकर एक सर्कल बना रहे हैं, तो ये हमारे पास एक वेव फ्रंट हो गया। वेव फ्रंट क्या है? इट इज द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, यानी सभी पार्टिकल्स का कॉन्टिन्यूअस लोकस है। देखो सभी पार्टिकल्स को यहां से ये टच कर रहा है, तो दिस इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग द सेम फेज। क्योंकि यहां से जो भी पार्टिकल हमारा निकल रहा है, जब ये सारे पार्टिकल, जैसे अगर मैं इस पार्टिकल की बात करता हूं, मान लेते हैं यहां से पार्टिकल चला, ऐसे इसका ट्रफ हो गया, फिर इसका क्रस्ट हो गया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर ये क्रस्ट को कह सकते हैं कि यहां पर क्रस्ट है, तो इसका जो फेज होगा वही होगा। ऐसे ये वाला पार्टिकल है, मान लेते हैं यहां से हमारी वेव चली और इसका क्रस्ट ये हो गया, ठीक है। यहां से वेव चलती है हमारे पास, इसका क्रस्ट ये हो गया। तो सारे पार्टिकल्स क्या होंगे? एक फेज में होंगे। जब सारे पार्टिकल्स एक फेज में होंगे और उनको एक लाइन टच करेगी, तो हम बोलेंगे कि ये वेव फ्रंट है। तो जो ये हमारे पास बना, ये क्या है बच्चों? एक वेव फ्रंट है। क्या है? वेव फ्रंट। अगर मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट की बात करता हूं कि जो वेव फ्रंट है वो कितने टाइप का होता है? वेव फ्रंट 3 टाइप का होता है। फर्स्ट हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो ये जो हमने डिस्कस किया है फर्स्ट वाला, ये हमारे पास बच्चों स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। इसमें कह सकते हैं कि इसमें जो सोर्स होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। सोर्स अगर स्फेरिकल है, देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है। सेकंड में डिस्कस कर लेता हूं। सेकंड जो हमारे पास वेव फ्रंट आता है उसे हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप 3 टाइप के वेव फ्रंट माने गए हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। तो मैं डिस्कस कर लेता हूं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में जो बच्चों हमारा सोर्स होगा, वो सोर्स एक, कह सकते हैं, एक रॉड होगी या एक लाइन होगा। एक पर्टिकुलर टाइम की बात करूं तो यहां से पार्टिकल्स जो निकलेंगे हमारे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, यहां भी होंगे, यहां भी होंगे, यहां भी होंगे, ऐसे ही, यानी सिलेंड्रिकल वो हमारे पास पार्टिकल्स होंगे, यहां से यहां भी निकलेगा, यहां भी निकलेगा। तो इन सभी पार्टिकल्स को अगर सेम टाइम में मैं टच कर देता हूं तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो जाता है, ठीक है। यहां पर सोर्स कैसा होगा? एक लाइन सोर्स होगा। और थर्ड अगर मैं वेव फ्रंट की बात करता हूं, जिसको मैं प्लेन वेव फ्रंट बोलूंगा, तो प्लेन वेव फ्रंट में क्या होगा? सोर्स स्फेरिकल भी हो सकता है
और लाइन सोर्स भी हो सकता है। कंडीशन ये है कि दोनों सोर्सेज हमारे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होने चाहिए। अगर मैं यहां पर लेट कर लेता हूं कि यहां से प्लेन वेव फ्रंट मैंने इस टाइप से बनाया, ठीक है, तो ये पार्टिकल आ रहा होगा, ये पार्टिकल आ रहा होगा, ये पार्टिकल आ रहा होगा, ऐसे मान लेते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स है, तो बहुत सारे पार्टिकल्स यहां से ऐसे ऐसे जा रहे होंगे, है ना, ऐसे पार्टिकल जा रहे होंगे, और सबको लेके मैंने क्या बना दिया, एक प्लेन बना दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। ऐसी अगर मैं इसकी बात करता हूं एक रॉड की, तो रॉड से भी क्या हो जाएगा, एक प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। ओके, तो तीन टाइप के वेव फ्रंट होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। नाउ अब मैं डिस्कस कर लेता हूं हाइगन प्रिंसिपल की। तो हाइगन ने अपने प्रिंसिपल में वेव फ्रंट के बारे में क्या चीज बोली थी, क्या कही थी, वो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये चीज मैंने भी डिस्कस की। क्या बोला हाइगन ने, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, जिसको हमने प्राइमरी वेव फ्रंट बोला, जो मैंने आपको बता दिया कि अगर ये मेरे पास सोर्स है तो ये जो डॉट डॉट करके मैंने लाइन बनाई है, ये लाइन मेरे पास ठीक क्या है बच्चों, एक प्राइमरी वेव फ्रंट है। तो इसमें कहता है कि प्राइमरी वेव फ्रंट में हर एक पार्टिकल एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। इसमें जो हर एक पार्टिकल होगा, जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये सारे पार्टिकल एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करेंगे, यानी लाइक ए दिस सोर्स की तरह ये काम करेंगे, ठीक है। न्यू डिस्टरबेंस, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स मैंने बनाए हैं, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। एक्स एज ए क्या बोला है, acts as a fresh source of new disturbance called secondary wavelets which travel in the direction or all direction with the velocity of light, जो सभी डायरेक्शन में लाइट की वेलोसिटी से मूव करेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, a surface touching these secondary wavelets tangentially। अब उस बात पर आ जाते हैं, देखो क्या बोला इसने कि सभी एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करेंगे, यानी इससे पार्टिकल निकल रहे थे, तो इसकी मैं बात कर लेता हूं, तो इससे भी पार्टिकल्स निकलेंगे, एक पार्टिकल इधर हो जाएगा, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, यानी इस टाइप से हमारे इसके पार्टिकल्स हो जाएंगे चारों तरफ। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, इस टाइप से चारों तरफ, तो ये भी एक सोर्स की तरह काम करेगा, इधर भी पार्टिकल जाएगा, इधर भी पार्टिकल जाएगा, इधर भी पार्टिकल जाएगा। ऐसे जो ये वाला है, ये भी हमारे पास एक सोर्स की तरह काम करेगा, इधर भी पार्टिकल जाएगा, इधर भी पार्टिकल जाएगा, चारों तरफ पार्टिकल्स जाएंगे, जो मिलकर क्या बनाएंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स वेव फ्रंट हो गए, प्राइमरी वेव फ्रंट, सबको मिला के हमने ये बना लिया। ऐसे अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं, तो इसमें चारों तरफ पार्टिकल इधर भी जाएंगे, तो सभी पार्टिकल्स को अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं तो ये वेव फ्रंट हो जाते हैं। जैसे इसमें हमने देखा था कि वेव फ्रंट हो गए थे, ऐसे इसमें हमारे पास ये सभी पार्टिकल्स वेव फ्रंट हो जाएंगे। अब इसने जो दूसरी वाली बात बोली है, वो ये बोली है बच्चों कि अगर इन वेवलेट्स को मैं टेंजेंशियली टच कर लेता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो न्यू वेव फ्रंट देंगे, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे। यानी ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को टेंजेंशियली टच करते हुए एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये वाली लाइन, तो ये वाली जो लाइन है, ये एक सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह काम करेगी, इसको हम बोलेंगे बच्चों सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर, बहुत सीधी सी बात है, जो एक सोर्स है, उस सोर्स से पार्टिकल्स निकले, उनको वेवलेट बोलेंगे, उन वेवलेट्स को जो लाइन हमारे पास टच करेगी उसको हम प्राइमरी वेव फ्रंट बोल देंगे, क्योंकि सभी पार्टिकल्स का ये लोकस है, और उन क्योंकि ये भी एक नए सोर्स की तरह काम करेंगे, तो इनके अराउंड भी वेव फ्रंट होगा। उन वेव फ्रंट को अगर हम सभी को टेंजेंशियली टच कर देते हैं, तो वो सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाता है। क्या हो जाता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाता है। अब ये पार्टिकल्स देखो ऐसे नहीं कि राउंड में ही चलेंगे, कुछ पार्टिकल्स यहां, इसी पार्टिकल की मैं बात कर लेता हूं, एक पार्टिकल निकल के मान लो यहां पहुंचा, ठीक है, और पार्टिकल्स भी यहां से निकलेंगे, तो ये पार्टिकल निकल के मान लेते यहां पहुंचा, एक पार्टिकल यहां पहुंचेगा, एक पार्टिकल, ठीक है, यहां भी पहुंचेगा। तो ये पार्टिकल्स भी एक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह काम करेंगे, यानी ये सोर्स से पार्टिकल्स निकलेंगे, इधर भी, इधर भी।
तो ये जो पार्टिकल्स एक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह काम करेंगे। अगर इनसे मैं पार्टिकल्स के लिए वेव फ्रंट बनाऊं तो इसका वेव फ्रंट ये हो जाएगा, इसका वेव फ्रंट ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ऐसे ही, ठीक है। इसका वेव फ्रंट ये हो जाएगा, इसका वेव फ्रंट ये हो जाएगा, ठीक है। इन सब का वेव फ्रंट अगर इनको फिर से मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी अगर मैं इनको टच कर लेता हूं तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट बोलेंगे, और अगर मैं इसको टच कर लेता हूं पार्ट इनको तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। क्या होगा ये? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये ध्यान रखना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में टच करना है। अगर मैं इनको टच करूं तो इसको वेव फ्रंट नहीं बोल सकते, जो सॉलिड लाइन है इसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे, और ये हमारे पास उसका प्राइमरी वेव फ्रंट होगा, क्योंकि सभी पार्टिकल्स को, ठीक है, लोकस जो होगा, जो स्फेरिकल भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है, तो इस वाली लाइन को प्राइमरी वेव फ्रंट, इस वाली लाइन को हम सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे, और जो पार्टिकल्स हैं इनको हम वेवलेट्स बोलेंगे। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये था हमारे पास हाइगन प्रिंसिपल। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है, और पेपर में ये जो मैं आपको करा रहा हूं टॉपिक, ये 2-3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट जो टॉपिक का नाम है मैं वही लिखता हूं, फिर इसका क्वेश्चन भी हम लिख लेंगे। तो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। Reflection on the basis of wave theory। ठीक है, ये हमारा टॉपिक का नाम है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, prove laws of reflection using wave थ्योरी, और वेव थ्योरी की जगह पर ये हाइगन प्रिंसिपल भी यूज कर लेता है। हाइगन प्रिंसिपल। क्वेश्चन इस टाइप से आता है, प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग वेव थ्योरी और हाइगन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, हमारा टॉपिक का नाम है। तो हमने लैंड किया बच्चों कि ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। यहां हमने लैंड कर लिया कि हमारे पास एक वेव फ्रंट है। ये इस वेव फ्रंट को हमने नेम दे दिया कि ये हमारे पास ए पॉइंट और ये हमारे पास बी पॉइंट। तो वेव फ्रंट में जो लाइन हमारे पास ऐसे आ रही होंगी, ठीक है, इस टाइप से पार्टिकल आ रहे हैं। मान लेते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पार्टिकल्स आपस में यहां पर मीट कर रहे हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, इनको मिला के हमने वेव फ्रंट बना दिया। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम ये वाला पार्टिकल्स यहां पहुंचेगा। थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं, इस टाइप से मान लेते हैं। तो आफ्टर सम टाइम ये वाला पार्टिकल हमारे पास यहां पहुंचेगा। ठीक है, थोड़ा सा और पहले ले लेते हैं इसको, क्योंकि वहां पर जगह कम है। यहां पर मान लेते हैं कि ये पार्टिकल यहां आएगा और यहां से करके यहां पर टकराएगा। ठीक है, दूसरा पार्टिकल ये होगा, तीसरा पार्टिकल हमारे पास ये हो गया। मैं ए बी मैंने इसको नेम दे दिया। ठीक है, अब ये वाला जो पार्टिकल है वो यहां से यहां पहुंचेगा। वेलोसिटी हमें पता है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट वो हम लेट कर लेते हैं सी है। और ये टी टाइम में यहां तक पहुंचा। इस पॉइंट को मैं ए डैश नेम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैंने ए डैश नेम दे दिया। टी टाइम में यहां तक पहुंचा, तो जो बी ए डिस्टेंस है वो बी ए डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां से तक वेलोसिटी कितनी है? c, और टाइम कितना माना? मैंने t माना। तो क्या हो जाएगा? c इंटू टी, मेरे पास बी ए डैश निकल आएगा। ओके,
अब देखो इस पॉइंट पर ये पार्टिकल जो आ रहा है तो इस पॉइंट का नॉर्मल ये हो गया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और यहां से जब ये टकराएगा तो यहां से टकराने के बाद ये पार्टिकल मेरा ऐसे जाएगा। अब मैं लाइट कर लेता हूं कि जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा उतने ही टाइम में इसको लेकर मैंने एक आर्क लगा दी इस टाइप से। टाइम मैंने यहां से यहां तक उसका वही रखा, ऐसे ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचेगा और इन तीनों पार्टिकल को मैंने मिलाया, फिर से मेरे पास से क्या बन जाएगा, एक वेव फ्रंट बन जाएगा, ये ए डैश एंड इसको मैं बी डैश का नेम दे दूंगा, ठीक है। अब जितने टाइम मैंने टाइम नोट किया है, जितने टाइम में ये वाला पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा था उतने ही टाइम में ये वाला पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा। वेलोसिटी कितनी है, c ही है, तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं ए बी डैश निकालता हूं तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, c इंटू टी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया, यानी उतना ही टाइम मैंने यहां से लिया, आर्क लगा दी मैंने और मेरे पास एक न्यू वेव फ्रंट बन गया ए डैश एंड बी डैश। ये एंगल मेरे पास आई, ये टोटल एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये पार्टिकल यहां से यहां तक टकराएगा तो इसके साथ इंसिडेंट आई और ये वेव यहां से टकराने के बाद इधर जाएगी तो आर हो जाएगा। अब देखो ये आई एंगल है, ये आई एंगल है, तो ये एंगल भी मेरे पास आई होगा टोटल, यस और नो। एक रूल है कि जो एंगल दो लाइंस के बीच में होगा वही एंगल्स उनके परपेंडिकुलर के बीच में होगा। तो देखो इस वाली लाइन, ये जो डॉट डॉट करके लाइन हमने खींची है, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन, ये वेव फ्रंट है और ये इधर आ रहा है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आई बन रहा है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया और इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, तो इसके और इसके बीच में एंगल भी क्या बनेगा, आई बनेगा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने प्लेन वेव फ्रंट माना था, सॉरी प्लेन सरफेस माना था, लाइक ए प्लेन मिरर। क्लियर। नाउ अगर मैं बात कर लेता हूं ट्राइंगल्स की, कौन कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल्स ए बी ए डैश एंड ए बी डैश ए डैश, ये जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कैसे है, देखो ये तो हम देख ही चुके हैं। इस वाली ट्राइंगल की जो बी ए डैश है वो ए बी डैश के इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में, यानी ये वाली ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड ए बी डैश ए डैश, ये हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि जो बी ए डैश है वो हमने देखा कि ए बी डैश के इक्वल आ रहा है, यानी बी ए डैश ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, इस ट्राइंगल की और इस वाली ट्राइंगल की बी ए डैश, ठीक है। दूसरा हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है इस वाली ट्राइंगल का 90 का है और ये एंगल भी इस वाली ट्राइंगल का 90 का है, तो हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल B डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री हमारे पास हो जाएगा और A A डैश दोनों में कॉमन है, A A डैश क्या है बच्चों, कॉमन है। तो अगर ऐसा है देन ये कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ये कंडीशंस हमारे पास आ रही हैं, तो देन एंगल आई भी किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल आर के इक्वल होगा। तो दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ कर लिया, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ कर लिया यहां पर, क्लियर और नॉट, ठीक है। अब दूसरा जो लॉ है ये फर्स्ट लॉ हो गया हमारे पास। सेकंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, देखो एक ही प्लेन में है, ये इंसिडेंट रे है, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तीनों सेम प्लेन में है, तो इसका हमने सेकंड लॉ भी क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, क्लियर। तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। सिमिलरली हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसको भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों।
तो हमारा टॉपिक है अब रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, एंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग वेव थ्योरी या हाइगन प्रिंसिपल। और करके ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, प्रूव स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। ठीक है, तो हाइगन प्रिंसिपल या वेव थ्योरी का यूज करके क्या निकालना है, स्नेल्स लॉ निकालना है। इस टाइप से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी चीज हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं और स्नेल्स लॉ निकाल लेते हैं, और जो उसका सेकंड लॉ है वो हम निकाल लेते हैं यहां पर, वही इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। चलो ये करते हैं। देखो हमने लेट किया कि बच्चों ये हमारे पास एक इंटरफेस है जो हमारा रेयर मीडियम को डेंसर मीडियम से सेपरेट कर रहा है। तो जो नीचे वाला मीडियम है उसको मैंने कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास एक डेंसर मीडियम है। ठीक है, दिस इज डेंसर मीडियम। यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो मैंने लेट कर ली c1, और यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो मैंने लेट कर ली बच्चों c2। ठीक है, यहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 एंड यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ2 लेट कर लिया। तो एक चीज हम यहां पर देख सकते हैं कि जो μ1 है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, तो इसका प्रूफ हम यहां पर कर रहे हैं। जो μ1 है वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो μ1 किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल म्यू लिखूं तो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, c1 अपॉन c2 के इक्वल। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ जाएगा, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। तो मैंने लेट कर लिया कि ये हमारे पास, जैसे पहले हमने माना था कि ये हमारे पास एक वेव फ्रंट हो गया, ये ए एंड ये बी, यहां से पार्टिकल हमारे इस टाइप से आ रहे हैं, ऐसे जैसे पहले अभी आ रहे थे हमारे। ठीक है, इस पॉइंट की बात कर लेते, नॉर्मल हो गया तो ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा हमारे पास। अब देखो ये जो रे है वो रेयर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास आर हो गया। ओके, अब ये वाली रे यहां से यहां पहुंचेगी। ठीक है, या कह सकते हैं कि पार्टिकल्स है, वेव फ्रंट है, और यहां से पार्टिकल सम टाइम आफ्टर सम टाइम यहां पर पहुंचेगा। तो इस पॉइंट का नॉर्मल मैंने लेट कर लिया ये, और ये मेरे पास इंसिडेंट एंगल हो जाएगा आई। ओके, नाउ यहां पर हम एक चीज देखेंगे बच्चों, इस पॉइंट को मैं ए डैश नेम दे देता हूं। अगर मैं बी ए डैश निकालता हूं, ठीक है, बी ए डैश, तो बी ए डैश किसके इक्वल होगा, मैंने लेट कर लिया कि बी से ए डैश का जो टाइम है वो टी है, कितना है, स्मॉल टी है, और वेलोसिटी कितनी है यहां की c1। तो यहां पर जो बी ए डैश डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल। अब देखो ये क्या है, डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में जब पार्टिकल हमारा मूव करेगा तो कम वेलोसिटी से चलेगा। टाइम अगर कम वेलोसिटी से चलेगा और टाइम उतना ही ले रहा है, तो मैंने लेट कर लिया कि इसने यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम टी लिया, और यहां पर मैंने आर्क लगा दी। यानी जितने टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा, और जो ये वाला पार्टिकल है वो मेरे पास यहां से यहां पहुंचेगा। तो इन तीनों पार्टिकल्स को मैंने मिलाया और मेरे पास एक नया वेव फ्रंट बन गया, ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, इसने उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, डेंसर मीडियम में लेस है, और यहां पर वेलोसिटी क्या थी, ज्यादा थी। तो अगर मैं ए बी डैश यहां से निकालूं बच्चों, तो ए बी डैश क्या हो जाएगा, c2 इंटू टी के इक्वल, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, मेरे पास c2 है। क्लियर और नॉट, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ये इंसिडेंट एंगल हमारे पास आई है, तो ये भी इंसिडेंट एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, आई, और ये रिफ्रैक्शन एंगल आर हो जाएगा, रिफ्रैक्शन एंगल आर है वही तरीके से। ओके, नाउ मैं यहां से निकाल रहा हूं बच्चों साइन आई निकाल लेता हूं फ्रॉम ट्राइंगल ए ए डैश एंड बी।
ए डैश बी, इस वाली ट्राइंगल से अगर मैं साइन आई निकालूं तो साइन आई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या, देखो बी ए डैश और हाइपोटेन्यूज क्या है ए डैश। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं बी ए डैश एंड डिवाइडेड बाय ए डैश। सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश एंड बी डैश, ए डैश एंड बी डैश से अगर मैं साइन आर निकालूं तो साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, वही परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है, ए बी डैश एंड डिवाइडेड बाय ए डैश। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में बोल देता हूं। तो इक्वेशन सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर दो, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन थर्ड। अगर हम ऐसा करते तो देखो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू, देखो इसको इससे डिवाइड करो, चलो लिख लेते हैं बी ए डैश अपॉन ए डैश डिवाइडेड बाय, यहां से हम देखेंगे ए बी डैश अपॉन ए डैश, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां हमें बचेगा बी ए डैश और यहां हमें बचा बी ए डैश। ठीक है, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। नाउ अगेन देखो, तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू हमें क्या मिली, साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहां से, बी ए डैश अपॉन ए बी डैश, बी ए डैश अपॉन ए बी डैश। तो बी ए डैश किसके इक्वल है, बी ए डैश किसके इक्वल है, C1 इंटू टी के इक्वल। तो C1 इंटू टी के इक्वल, और ए बी डैश किसके इक्वल है, C2 इंटू टी के इक्वल। तो उसको लिख देंगे हम C2 इंटू टी के इक्वल हो जाएगा। तो देखो टी से टी कटेगा, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। नाउ इक्वेशन 1 देखो, C1 अपॉन C2 किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है। तो ये हमने म्यू लिख दिया, और यही हमारे पास क्या है बच्चों, स्नेल्स लॉ होता है। तो हमने यहां पर वेव थ्योरी का यूज करके, हाइगन प्रिंसिपल का यूज करके हमने स्नेल्स लॉ को प्रूव कर लिया है। और जो सेकंड लॉ है, क्योंकि हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर देखने थे, तो एक लॉ हमारे पास स्नेल्स लॉ था, सेकंड लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, देखो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन के ऊपर आ गए, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, तो ये भी हमारे पास यहां से हो गया। ठीक है, चलो एक टॉपिक यहां पर हम और देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, और नीट में भी यहां से, आईआईटी और नीट में भी यहां से छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। यानी उसमें तो सारे क्वेश्चन ही छोटे, एक ही क्वेश्चन होता है, छोटे बड़े क्या होंगे, लेकिन क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो क्या है, टॉपिक है हमारे पास बिहेवियर ऑफ लेंस, प्रिज्म एंड मिरर, लेंस प्रिज्म एंड मिरर फॉर प्लेन वेव फ्रंट। लेंस का, प्रिज्म का और मिरर का जो प्लेन वेव फ्रंट के लिए बिहेवियर होता है वो क्या होता है, वो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट बच्चों में लेकर चल रहा हूं प्रिज्म। देखो ये मेरे पास हो गया एक प्रिज्म, ठीक है, और मैंने लेट कर लिया कि ये मेरे पास एक वेव फ्रंट हो गया, ये K और ये मेरे पास हो गया L। ठीक है, यहां से वेव हमारे पास ऐसे इंसिडेंटली आ रही है। तो देखो ये आफ्टर सम टाइम यहां पर पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा और ये यहां पहुंचा। ठीक है, अब जब ये यहां पहुंचेगा तो ये यहां पहुंचा होगा या अंदर भी एंटर कर गया होगा कुछ डिस्टेंस तक। ठीक है, ये यहां से चलेगा, यहां पहुंचेगा, इसके अलॉन्ग यहां चलेगा, यहां पहुंचेगा,
ए, इस पॉइंट को एल दे दिया, इस पॉइंट को चलो एम दे देते हैं। ओके, अब ये फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इधर पहुंचेगी, ये इधर पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा। आप देख सकते हैं कि जो ये वाला हमारे पास पार्टिकल है, ये डेंसर मीडियम में जा रहा है तो कम डिस्टेंस का ट्रेवल करेगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी डेंसर मीडियम में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये रेयर में भी जा रहा है, डेंसर में भी जा रहा है, तो उसकी मॉडरेट होगी, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी और डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा, ये ट्रेवल करेगा। तो आफ्टर सम टाइम ये जो के एल वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, उसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से हो जाएगी, ये यहां पहुंचेगा और ये यहां पहुंचेगा, ये वाला पार्टिकल, तो इसकी डायरेक्शन एम एन इस टाइप से हमारे पास हो जाएगी। यानी प्रिज्म जो है वो ऐसे जा रहा था, उसको अब ऐसे पहुंचा देगा। तो प्लेन वेव फ्रंट की के लिए प्रिज्म हमारे पास इस टाइप से बिहेव करेगा। मैं सेकंड देख लेता हूं लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात कर लेता हूं। कॉन्वेक्स लेंस, तो ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, चलो यही कंसीडर कर लेते हैं कि ये प्लेन वेव फ्रंट है। इसको मैं K एंड L कह सकता हूं। ऐसे हमारे पास ये सेकेंडरी वेवलेट्स आ रहे थे। तो ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा, ठीक है, यहां से यहां पहुंचेगा, और आप देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कन्वर्ज करना। तो आफ्टर सम टाइम ये वाला पार्टिकल्स यहां से निकल के यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, और ये वाला पार्टिकल्स यहां से निकल के यहां पहुंचेगा। आफ्टर सम टाइम, सेम टाइम में अगर इन तीनों को मैं टच करता हूं तो मेरे पास जो एक वेव फ्रंट है वो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। यानी यहां से गया कैसा, प्लेन गया था, और बना कैसा, हमारे पास एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना। क्लियर? यानी कॉन्वेक्स उसको स्फेरिकल में चेंज कर देगा। थर्ड में मिरर के लिए देख लेता हूं। अगर मैं मिरर की बात करता हूं, मैं यूज कर लेता हूं कि मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर एक प्लेन वेव फ्रंट है जिसमें मैंने तीन पार्टिकल्स यानी वेवलेट्स कंसीडर कर लिए। तो आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा और यहां से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा। उतने ही टाइम ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा, और उतने टाइम ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा। तो अगर इन तीनों पार्टिकल को मैं मिलाता हूं तो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट मेरे पास बन जाता है, ठीक है। इसको अगर मैं KL कह रहा हूं तो इसको मैं MN कह दूंगा। तो इस टाइप से मेरे पास एक प्रिज्म, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव मिरर इस टाइप से मेरे लिए प्लेन वेव फ्रंट के लिए काम करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।